सर एक मेरा सवाल है, अभी आपने खुद ही मिसाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में क्या होता था। सर उस वक्त भी तो मिसाली पार्टनरशिप थी, लेकिन फिर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हुकूमत अपेरेंटली उनकी टीम ऐसी नहीं थी। तो क्या पार्टनरशिप नहीं चाहिए होती इवन हाइब्रिड के लिए भी, कि कोई ना कोई सपोर्टिंग सिस्टम होगा तो फिर ये आगे अदादोशुमार आएंगे या कुछ बेहतरी आएगी? पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं मानता कि उस वक्त उन्होंने डिलीवर नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया, कोरोना में बहुत अच्छा डिलीवर किया। उनकी ग्रोथ देख लें, उनके दौर की महंगाई देख लें, उनके दौर डॉलर का रेट देख लें, उनकी दौर की सारी चीज़ें देखें। यस, ब्लंडर्स किए उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी हुकूमत जा रही थी मुआशी तौर पर। सियासी तौर पर वो वीक हो गए थे, लेकिन मुआशी तौर पर बहुत अच्छा जा रहे थे। ठीक है। दूसरी बात यह कि यहाँ क्या पार्टनरशिप होनी है, यहाँ कोई क्या पार्टनर, क्या कौन क्या करेगा? शहबाज शरीफ साहब को आप समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे? शहजाद की हम इसके ऊपर इनपुट ले लें, कि माशी बात आपने की वो जरा ज्यादा बेहतर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं उसके ऊपर। शहजाद देखिए, ये जो भट्टी साहब ने बात की, पिछले लास्ट 2 साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की बुरी नहीं थी। इनफैक्ट खुद अगर आदाद शुमार देखें तो उसमें ये बताया गया था कि 60 लाख जॉब क्रिएशन हुई थी, और उसकी वजह ये है कि 5.5 और 6% से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन उस वक्त यही मसला था जो मैंने आपको पहले सवाल बताया कि करंट अकाउंट खसारा आपका इतना बढ़ रहा था, और मेनली वो इंपोर्ट बिल की वजह से। उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि एक हम कमोडिटी सुपर साइकिल से गुजर रहे थे, जहां ऑयल जो है वो $100, $110, $120, $20 तक भी चला गया था। आज इस हुकूमत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस चीज में है कि इस वक्त ऑयल जो है वो $60-65 के आसपास है, इससे भी नीचे चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इससे आपका जो इंपोर्ट बिल है उसमें अच्छा खासा फर्क आ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 का जो साल था उसमें $18 बिलियन के हमने ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। आज शायद वो आपको इस रेट पे 10 या $12 बिलियन की इंपोर्ट होगी, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसी तरह एलएनजी की प्राइसेस जो है आसमानों को छू रही थी, तो उस वक्त करंट अकाउंट जो है वो आपे से बाहर हो गया। और शौकत तरीन साहब की कुछ पॉलिसीज भी थी कि हमें फॉरेन ग्रोथ की तरफ जाना है। IMF के जो प्रोग्राम था उससे बाहर चले गए, उससे बड़े नुकसान हुए। अगर वो ना होता तो शायद हम एक बेहतर स्टेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते थे। लेकिन इस वक्त जो है, मेरे ख्याल से भट्टी साहब ने जो बात की वो इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जॉब क्रिएशन, और मैंने पहले सवाल में बताया ये होना जरूरी है कि अगर जॉब क्रिएशन होगी, लोगों को मुलाजमतें मिल रही होंगी, उनकी इनकम में इजाफा हो रहा होगा, तो फिर वो जो है ज्यादा मुतमईन होंगे। इस वक्त ऑब्वियसली जितनी महंगाई रही है माजी में, उसका जो सेटबैक है वो बहुत बड़ा है, एंड इट विल टेक टाइम कि उससे आवाम बाहर आ सके। ठीक है। अच्छा, आपसे एक मजीद सवाल भी करें, बट महमल वांट्स टू ऐड समथिंग। महमल। अलीना, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, जो हमने इकोनॉमिक डिसीजंस ली जब वी वर पुश्ड इनटू इट, कि क्योंकि अगर 2 ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे थे या फिर एक IMF का सब प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, तो हमें उनकी शराइत भी कुछ कड़ी बाद में माननी पड़ी। तो वो हमने जो टफ डिसीजंस ली वो ठीक भी थी डिसीजंस। तो ये जो एक चीज़ हमारे यहाँ देखा जाता है कि जी सियासी नुकसान होता है इन डिसीजंस का, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वजह से ये नहीं करना चाहिए कि उनको बाद में कुछ साल बाद जब जरा स्टेबिलिटी आ जाए, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो उनको रिवर्स करने की कोशिश करे। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बात यहाँ पर शहजाद ने भी की, मैंने भी की, कि एक प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ हमें जाना चाहिए। और उसके लिए ये टफ डिसीजन जो है वो जरूरी भी होती है। और एक ये जो पूरा सब्सिडी और इस सब का जो निजाम है ना, मेरे ख्याल में इससे भी हमें थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहते हैं भट्टी साहब? नहीं मैडम शेख, ओके, कह चुका जो कहना था। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा शहजाद, जाते जाते एक चीज़ बता दीजिएगा। हम अभी बात कर रहे थे कि ग्रोथ में जाएंगे या एटलीस्ट उस फेज़ में एंटर होंगे तो फिर आवाम के ऊपर कुछ असर और फिर सियासी तौर पर भी उसका नज़र आएगा। क्या प्रोजेक्शन है वहाँ पर जाते जाते? हमें कितना अरसा लग सकता है? हुकूमत को कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, जो इकोनॉमिस्ट है वो ज्यादा बेहतर इसको बताते हैं, और जो मैंने जो प्रूडेंट लोग हैं उनकी बात जो सुनी है, वो ये कहते हैं कि अगर इस साल हम 2.5-3% तक ग्रो करें किसी तरीके से, वैसे तो हाफ ईयरली ग्रोथ आपकी बहुत ही बुरी थी, तो अगले साल शायद हम टारगेट कर सकते हैं 4.25-4% की ग्रोथ। और वो जो रीजनेबल नंबर है, लेकिन अगर पाकिस्तान की आबादी 2.5% से बढ़ रही है तो उस लिहाज से बहुत कम है। अगर आप देखें ना हमारे खित्ते में, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ये इन्होंने अपनी जो इकोनॉमीज को तब्दील किया है वो इसी तरह किया है कि एक सस्टेनेबल 6% की ग्रोथ है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि ऐसा नहीं हो सकता 1-2 साल की 6% की ग्रोथ हो और हम जो है इकोनॉमी जो है वो बैठ जाए वहां पे और बूम एंड बस्ट साइकिल में हम एंटर हो जाए। ये नहीं हो सकता। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपको एवेन्यूज चाहिए। जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये, जैसे अभी हमारे रिजर्व्स अगर बढ़ रहे हैं तो ये डेट बेस्ड है, या फिर इस वक्त सेंट्रल बैंक ने उनको मार्केट से खरीदा है। आपको नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट साइड।
SIFC बने हुए 2 साल हो चुके हैं, अब तक हमें नहीं आई इन्वेस्टमेंट। आप सुनेंगे कि वफाकी वज़रा आके बताते रहते हैं कि MOU हो गया $10 बिलियन का, $20 बिलियन का, रिफाइनरी लगेगी, फला होगा, नहीं आए हैं पैसे। ये एक हार्ड रियलिटी है और इस पे हमें देखने की जरूरत है। और देखिए पहल उसी वक्त होगी जब आपकी डोमेस्टिक लोकल इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, बाहर वालों को हौसला मिलेगा, फिर वो भी आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमारे 2 मेजर टेकअवेज हैं फ्रॉम दिस डिस्कशन। एक तो ये कि मैसेजिंग के ऊपर, जैसे मज़हर अब्बास साहब ने पॉइंट उठाया, फिर भट्टी साहब ने उसको कंटिन्यू किया कि हुकूमत ये जो सारे के सारे मामलात हैं, एटलीस्ट जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इनको किस तरह से कन्वे करिए आवाम तक। इस मैसेजिंग को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, या एटलीस्ट इससे तासुर क्या ले रही है आवाम, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा टेक अवे ये है कि जी तब तक आवाम इसके समरात या इसको सियासी फ़ायदे में कन्वर्ट नहीं करेगी जब तक उनको एक्चुअल इसका माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर कोई चीज़ें हाथ में नज़र नहीं आएंगी, जैसे कोई नौकरियां या वाकई में कुछ ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सस्ती हुई।